नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले हैं योगी। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेताओं से मुलाकात होने वाली है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। मुलाकात के दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी साथ मौजूद रहने वाले। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो बड़ी बैठक इसे कहा जा सकता है और बीजेपी की बड़ी बैठक हम कह सकते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं और मुलाकात ये होनी है प्रधानमंत्री के साथ। योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं और कई महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात करेंगे। शाम 7 बजे दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है यूपी को लेकर। जेपी नड्डा बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहने वाले हैं। यूपी सरकार की कार्य योजना को लेकर मीटिंग होगी। मीटिंग में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये मीटिंग होने वाली है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं और तमाम दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। शाम 7 बजे दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक भी होनी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री से भी मुलाकात का ये कार्यक्रम है। आपको बता दें कि आगामी दिनों चुनाव खत्म हुए हैं, बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है, सरकार यहां पर बनी है, कैबिनेट का विस्तार हुआ है। उसके बाद आज बीजेपी का दिल्ली में यह मंथन। चलिए, क्या कुछ खास रहने वाला है सीएम के इस दौरे के दौरान, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से सीधे। अंकुश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। योगी दिल्ली दौरे पर है, क्या कुछ खास रहने वाला है उनके दौरे के दौरान? बिल्कुल, देखिए राशि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ साथ जो है वो यहाँ पर दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश सदन में यहाँ पर उन्होंने जो है वो शिरकत की है। इसके बाद जो है कई महत्वपूर्ण बैठकों में वो भाग लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात करने जा रहे हैं। और शपथ लेने के बाद पहली बार ये जो तमाम मंत्री हैं वो यहाँ दिल्ली पहुंचे हुए हैं और माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संसदीय दल में जो है वो जगह दी जा सकती है। कुल 11 सदस्य संसदीय दल में होते हैं और अरुण जेटली और साथ ही साथ सुषमा स्वराज की मौत के बाद, मृत्यु के बाद अभी तक फिलहाल कोई नया सदस्य उसमें शामिल नहीं हुआ है। तो माना यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। इन जो 4 पद अभी खाली है उनमें से एक में योगी आदित्यनाथ को जो है वो एडजस्ट किया जा सकता है। अभी पूरे देश भर की अगर बात करें तो केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और साथ ही साथ जो है संसदीय दल के जो सदस्य भी हैं। इसके अलावा बात अगर उत्तर प्रदेश के तमाम विकास कार्यों की जाए तो उसको लेकर चर्चा होगी प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री के लिए। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी जो है दिल्ली में मंथन हो सकता है, तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। साल 2024 के जो लोकसभा चुनाव है वो भी आने वाले हैं और कहा जाता है कि जो देश की राजनीति की राह होती है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। और उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन रहा बीजेपी के लिहाज से साल 2022 में वो बेहतरीन रहा है। साल 2024 में भी इसी तरीके का प्रदर्शन रहे, क्योंकि 2019 में बीजेपी का जिस तरह से प्रदर्शन रहा था पूरे चुनाव में वो काबिल तारीफ था। और अब ये कोशिश करेगी बीजेपी की साल 2019 और साल 2022 विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन बीजेपी ने किया है उसी प्रदर्शन को एक बार फिर साल 2024 में भी रिपीट करे। क्योंकि माना यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी इनएक्टिव मोड में नहीं जाती है, हमेशा सक्रिय रहती है और यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी रहता है। और आज की बैठक भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। राजश्री, बिल्कुल अंकुश, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो देश की राजनीति है वो लखनऊ से होकर जाती है, यानी कि दिल्ली तक। तो ऐसे में अगर हम बात करें योगी के इस दौरे की, तो इससे पहले जब चुनाव प्रचार चल रहे थे तो तमाम दिग्गज जो है वो यूपी पहुंच रहे थे, लेकिन अब कैबिनेट का विस्तार हो गया है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन आज जो है योगी वहां पर पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़े दिग्गजों से भी मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात उनकी होगी ही, इसके अलावा राजनाथ सिंह से मिलने वाले हैं, धर्मेंद्र प्रधान से मिलने वाले हैं। तो ऐसे में हम क्या ये भी मानकर चल सकते हैं कि बीजेपी के विकास को लेकर, यानी कि यूपी में विकास को लेकर भी चर्चा हो सकती है कई मुद्दों पर?
बिल्कुल, देखिए रांची उत्तर प्रदेश के मॉडल विकास मॉडल पर जो है वो उत्तर प्रदेश बीजेपी ने चुनाव लड़ा है और लगातार एक ही जी। चर्चा ये की है कि उत्तर प्रदेश ने डबल इंजन की सरकार के साथ विकास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी, खुद प्रधानमंत्री ने आके नारा दिया था यूपी प्लस उपयोगी, यानी कि जो योगी के साथ यूपी है वो बेहद उपयोगी नजर आ रहा है। तो दोनों के विकास मॉडल पर चर्चा हुई। जब योगी आदित्यनाथ प्रचार करते थे वो प्रधानमंत्री के विकास मॉडल की बात करते थे, प्रधानमंत्री आते थे तो वो योगी आदित्यनाथ के विकास मॉडल की बात करते थे। तो विकास के मॉडल पर उत्तर प्रदेश की एक तरफ से चुनाव लड़ने को आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। अब क्योंकि जनता ने एक बार फिर मौका दिया है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, तो बीजेपी ये कोशिश कर रही है जिस विकास की बात यहाँ पर की जा रही थी, जिस कानून व्यवस्था की यहाँ पर बात की जा रही थी, उन विकास कार्यों को और ज्यादा तेजी दी जाए। इसके लिए केंद्र की जो सहायता वो हमेशा ही रहती है। तो संभव ये भी है कि कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकें ताकि अलग अलग विभागों में मंत्रालय का सहयोग मिल सके और उत्तर प्रदेश में जिस विकास मॉडल की बात की जा रहे हैं उसे और ज्यादा तीव्रता दी जा सके। साक्षी, चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अंकुश आपका नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और यूपी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने यूपी में जल सेवाओं के बारे में जानकारी दी है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पहले बुंदेलखंड की जो महिलाएं हैं वो पानी के लिए बेहद परेशान थी, लेकिन आज बुंदेलखंड में हर घर नल पहुंचाने के लिए काम चल रहा है। अभी तक यूपी में 3 करोड़ 80 लाख घरों में हर घर नल योजना से पानी पहुंचाया जा चुका है, जबकि बुंदेलखंड समेत अन्य 66 जिलों में योजना के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये तमाम जानकारी देते हुए नजर आए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव। पेयजल की सबसे अधिक समस्या थी आर्सेनिक व अन्य पदार्थों से जिन क्षेत्रों में जल प्रदूषण की समस्या अधिक बढ़ी हुई थी, ऐसे क्षेत्रों में 28,000 से अधिक घरों तक जल की आपूर्ति हुई है, जिससे 1,12,000 से अधिक लोगों को स्वच्छ पेयजल मिला है। बुंदेलखंड के 7 बिंद के 2 जिलों में पानी की किल्लत को दूर कर अत्यंत ही प्रभावशाली काम शुरू हुआ है। जल जीवन मिशन को हर घर नल योजना का सबसे बड़ा लाभ बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र के 9 जिलों को मिल रहा है। योजना के माध्यम से अब तक 77,000 से अधिक घरों तक पानी के कनेक्शन हो चुके हैं, जिससे लगभग 3,11,000 लोग सीधे लाभान्वित हो गए। इधर युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार छात्रों को मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन मुहैया करवा रही है। इसी क्रम में आज राजधानी लखनऊ के आईटी कॉलेज में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और विधायक नीरज बोरा ने छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट वितरित किया। इस दौरान पीजी के 244 छात्रों को टैबलेट दिया गया, जबकि यूपी के 1219 छात्रों को स्मार्टफोन दिया गया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि यूपी सरकार लगातार छात्र छात्राओं को पढ़ाई में डिजिटली शिक्षा देने के लिए कोशिश कर रही है। शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, रोजगार से जोड़ना, तकनीक से जोड़ना, उसको आधुनिक स्वरूप प्रदान करना, ये हमारे नेता मोदी जी और योगी जी ने नए तेवर और नए कलेवर से शिक्षा में काम शुरू किया है। उसी के अंतर्गत पूरे प्रदेश में योगी जी की सरकार ने निर्णय लिया कि 100 दिन के अंदर 9 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। उसी के अंतर्गत आज आईटी कॉलेज लखनऊ में लगभग 14 से ऊपर छात्राओं को टैबलेट फोन दिए गए हैं, जिससे इनको आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए और शिक्षा को विस्तृत रूप से ग्रहण करने के लिए उनको इक्विपमेंट मिला है, उनका भविष्य सुधर गया। इधर गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कानावनी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एकाएक वहां बसी हुई झुग्गियों में आग लग गई। आग लग जाने से वहां भगदड़ मच गई, जिसके बाद कनावनी की एक गौशाला में आग लग गई, जहां आग इतनी भयानक थी कि कई गांव की जो गाय हैं उनकी आग लगने से यहां पर मौत हुई है। आपको बता दें कि झोपड़ियों में रखे हुए छोटे गैस सिलेंडर इस आग की चपेट में आ गए और ब्लास्ट हो गए, और यही कारण रहा कि आग धीरे धीरे बढ़ता गया और सिलेंडर फटने की वजह से आग फैली है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं साहब कि यहाँ पर गौशाला जहाँ पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। गौशाला के जो संचालक है उनका कहना है कि गौशाला में सैकड़ों गाय थी जो इसकी जद में आ गई है। दूसरी तरफ दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची जो कि आग पर काबू पाने की कोशिश करती यहाँ पर नजर आई। कबाड़ी के इसमें आग लगने के कारण मेरी सारी गौ माता की हत्या हो गई, जो कि जल के नष्ट हो गई है। कितनी गाय थी? भैया 100+ गायों की सेवा कर रहा था, जो कि बिना दूध देने वाली गाय।
चलिए ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता हैदर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हैदर, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कैसे आग लगी और क्या आग पर फिलहाल काबू पाया जा सका है पूरी तरह से? देखिए राशि, अगर बात की जाए आग लगने की, तो यह आग लगी है इसमें जो मेन रोड पर यहाँ पर झुग्गियां बसी हुई थी, जिसपे कबाड़े का काम किया जाता था। अवैध रूप से जो सिलेंडर हुआ करते थे उसकी रिफिलिंग का काम होता था। जब यहाँ पर आग लगी तो उसके पीछे यहाँ पर एक गौशाला थी, उस गौशाला के अंदर आग लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कबाड़ियों के यहाँ आग लगी थी वो आग वहां तक पहुंची और आग इतनी भयानक थी कि यहाँ पर लगभग 85 जो गायें थी उसमें से 39 गायें जो है वो जलकर खाक हो गई और 20 गायें ऐसी हैं जो जिनका उपचार चल रहा है। बाकी की जो गायें हैं, जो गोरक्षक थे यहाँ पर, उन्होंने आकर मौके पर बचा लिया। वही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन मौके पर मौजूद है और कहीं ना कहीं जो यहाँ आग लगने का जो कारण है उसका पता कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पर वेद प्रकाश जो है गोरक्षक दल के अध्यक्ष वेद नागर है, उनसे पूछ रहे थे यहाँ पर आग लगी है, क्या मुख्य कारण माना जा रहा है आपका? मुख्य कारण ये है कि जो जिला स्तर के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत से यहाँ पर अवैध जो है गोदाम है और ये सब एलएमसी जगह है, जिनको ये बता रहे हैं कि किसी की है किसी की नहीं है। आप जांच करा लीजिए। और यहाँ पर जो है इस तरीके के गोदाम है कि कई बार इनको वार्निंग भी दी गई है। गौशाला है, गौशाला के बरोबर में प्लास्टिक वगैरह का इतना कबाड़ इकट्ठा मत करो। उसके बाद भी ये नहीं माने और इन्होंने वही चीज से डर रहे थे, वही हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि 40 गाय, ये कोई अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, ये हमारे पूर्वी महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। और उसमें अगर जिला स्तर के जिलाधिकारी हमारा नहीं हो सकता, अगर मुख्यमंत्री जी को पता होती तो सबसे पहले नवत हो जाते, यहाँ सबसे पहले बुलडोजर इन अवैध निर्माणों पर चलता। लेकिन आज जब इतना बड़ा हादसा हो गया, आज आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंच रही है हमारी, और हम मुख्यमंत्री से एक ही अपना जो है निवेदन करना चाहते हैं कि गौशाला की जांच हो और एक भव्य गौशाला का यहाँ पर श्री गोरखनाथ जी के नाम से भव्य निर्माण हो। और जिन लोगों ने यहाँ पर कबाड़े के माध्यम से सरकारी जमीन को कब्जाने का काम करा है, यहाँ पर आकर आग लगाने का काम करा है, उनको राष्ट्र के दंडनीय में बंद करके तत्काल राष्ट्र को ऐसी कार्रवाई हमारी तरफ से की जाए। प्रशासन ये कह रहा है कि उनके पास इस गौशाला की कोई अनुमति नहीं थी, यहाँ पर बगैर अनुमति के चलाया जाता है। क्या आप देखिए, जो सूरज है भाई है, बहुत अच्छा गो भक्त है, त्याग का प्रतीक है और हमेशा इस गौशाला में आते रहते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कागज तो उसके पास है, लेकिन क्या ये भी गुनाह है कि अगर कोई किसी गौशाला पे दलाली नहीं करता, अपने निस्वार्थ भाव से गौशाला चला रहा है, तो उसके लिए कागज और अकाउंट की जरूरत पड़ती है। गौशाला का नाम भी था, गौशाला के कागज भी हैं, लेकिन कभी भी किसी से किसी तरीके की गौशाला के नाम पर उगाही नहीं हुई है और निस्वार्थ भाव से दो भक्तों के सहयोग से ये गौशाला चल रही थी। तो राष्ट्रीय कहीं ना कहीं देखो, लोगों के अंदर आक्रोश है, लोग यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र भी हो सकता है, दो रक्षकों के लिए कहीं ठेस पहुंचाने के लिए, और ये कहीं ना कहीं आग जो एक साजिश भी हो सकती है। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, इस पर जांच भी होनी होगी। हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और लोगों से बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, तो मऊ से ये बड़ी खबर है, गणेश दत्त मिश्रा की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। 60 करोड़ की संपत्ति पर यह बुलडोजर चला है। मुख्तार अंसारी के काफी करीबी बताए जा रहे हैं गणेश दत्त मिश्रा। डीएम के निर्देश के बाद यह अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है, यानी कि कार्रवाई की गई है। तो मऊ से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी के काफी करीबी है गणेश दत्त मिश्रा, जिनकी अवैध संपत्ति पर आज बुलडोजर चला है। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह से तैनात और अवैध रूप से संपत्ति का निर्माण किया गया था, जहां पर प्रशासन ने बुलडोजर या पीला पंजा चलाया है। 60 करोड़ की संपत्ति पर यह बुलडोजर चला है। सूचना मिली कि गणेश मिश्रा जो मुख्तार करीबी हैं, उनके द्वारा इस पे अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी डेवलप करके निवेश किया गया था। इसी क्रम में आज आकस्मिक आकर के जिलाधिकारी नगर और लेखपाल के साथ यहाँ पर और जिलाधिकारी महोदय का एकदम स्पष्ट निर्देश कि जो भी भूमाफिया हैं जो अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे जो अवैध प्लाटर हैं उनको तोड़ने के साथ में आवश्यकता पड़े तो उनको जेल भेजने की कार्रवाई। इसी क्रम में आपने देखा है कि लगभग 5 एकड़ लगभग जमीन थी अवैध प्लाटिंग की गई थी, जिसको अभी करवाया गया। शिवपाल यादव के बाद अब आजम खान के ऑफिस से अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत की आवाज उठी है। रामपुर में आजम खान के समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक बैठक हुई। इस बैठक में आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान उर्फ शानू ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत उर्फ शानू ने कहा
कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि अखिलेश नहीं चाहते आजम खान जेल से बाहर आए, ये सही है। अखिलेश यादव ने आजम खान की बलि दे दी है, हमें बीजेपी का दुश्मन बना दिया है। अखिलेश यादव आजम खान से मिलने जेल भी नहीं गए। चुनाव में वो 111 सीट आई है, वो हमारी वजह से आई, फिर भी अखिलेश हमारे नहीं हुए। इस बैठक में मशकूर अहमद उर्फ मुन्ना सपा एमएलसी प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष गोयल, नगर अध्यक्ष आसिम रजा और आजम खान के सभी समर्थक मौजूद थे। किसको अपने आप बताएं? अरे हमारी जो वो समाजवादी पार्टी भी नहीं है, उसके लिए हमने अपना हमारे सारी सरकार ने अपनी पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी को दी। अखिलेश यादव जी, मैं आपकी दोस्ती में कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के नाते अखिलेश यादव जी, हमारा विरोध आपके साथ ये था। वापसी में जब आपके बारे में मतलब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था, आजम खान साहब ने मुख्यमंत्री बनाया हुआ। हमारा विरोध ये था कि आपके बारे में यादव जी को बिल्कुल भूल कर दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के द्विवार्षिक कार्यक्रम में प्रतिभागी लिया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली समेत तमाम संगठनों के पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा कि आने वाले 25 सालों में उत्तराखंड राज्य देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य में से एक होगा। इस दौरान उन्होंने डिप्लोमा इंजीनियर की 19 सूत्रीय मांगों को लेकर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को जल्द से जल्द समिति के गठन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं इंजीनियर महासंघ की है, उसे दूर करने पर काम किया जाए। क्या हाल है? ठीक। देखिए, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ का ये 81वां सम्मेलन यहाँ पर आज संपन्न होने जा रहा है। उसमें निश्चित रूप से हमारे जितने भी डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने उन सभी से अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ पर 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, यात्रा शुरू होने वाली है, उसमें उन सभी का योगदान अपने अपने डिपार्टमेंटों से जिस प्रकार का है, सभी लोग उत्तराखंड के नवनिर्माण में आगे आए और अपना योगदान दें। जो भी उनकी सेवा है उस सेवा का अच्छी तरह से हो, और जो उन्होंने सरकार से भी मांग की है निश्चित रूप से उसके लिए हमने एक समिति बनाने का भी निर्णय किया है। वो समिति सभी को सुनेगी और सुनने के बाद उसमें समाधान करेगी। इधर देहरादून के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज स्टेडियम में 23वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। उन्होंने विभिन्न प्रदेशों से पहुंची टीमों का उत्साह भी बढ़ाया और कहा कि प्रदेश में खेल की अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड सरकार खेलों पर विशेष ध्यान दे रही है। खेल नीति को लागू करना उसी का एक हिस्सा है। सीएम धामी ने आगे कहा कि इसके लिए प्रदेश की तरफ से भी कोशिश की जा रही है और जो भी विजेता होंगे उनके लिए नौकरी की व्यवस्था भी की गई है। वहीं दूसरी तरफ एआईसीसी ने लगभग 1 माह के बाद प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया है। युवा प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जनता टीवी से खास बातचीत की। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी इस वक्त हमारे साथ हैं, तमाम शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। महाराज जी, पहले तो बधाई आपको ढेर सारी। थैंक यू वेरी मच। महाराज जी, शीर्ष नेताओं से आपने मुलाकात शुरू की है, संगठन की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, किस तरह से? देखिए, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं मेरे लिए और मैं उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में इस समय देख रहा हूँ। माननीय प्रीतम सिंह जी से, माननीय राव जी से मिल लिया हूँ, गुदियाली से भी मेरी मुलाकात हुई है। मेरा काम पहले सारे सीनियर्स के साथ मिलना है, क्योंकि बिना अनुभव के कुछ नहीं हो सकता। इन सब के अनुभवों का लाभ पार्टी को कैसे मिले, वो मेरा फोकस है। साथ में जो कार्यकर्ता है, जो ग्रास रूट पर कार्यकर्ता है, उनके मनोबल को कैसे हम बढ़ाएं, उसमें मेरा फोकस रहेगा। मैं ब्लॉक लेवल पे जाकर अभी पहले मीटिंग्स लूंगा, उसके बाद फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं बूथ लेवल तक पहुंचूं। चुनावी माहौल में आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरह से चुनौतियों को देख रहे हैं, क्योंकि बैक टू बैक चुनाव होने हैं, कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी? देखिए, चुनौतियां निश्चित ही बड़ी है और जो मेरा ये मानना है कि बिना फौज के किसी भी चुनौती का सामना नहीं किया जा सकता। सबसे पहले मैं बूथ लेवल के अपने कार्यकर्ता को मजबूत करने की कवायद में लगूंगा। जिन भी लोगों में पोटेंशियल है, जो आज तक बढ़ नहीं पाए आगे, मेरा काम रहेगा कि उनको तवज्जो देके। देखिए, आदमी पद ही नहीं मांगता, उसको इज्जत चाहिए, उसको इंटरेक्शन चाहिए, बातचीत चाहिए।
और मैं कोशिश करूंगा मैं सबसे संवाद बनाऊं और सबके अंदर जो भी पोटेंशियल है, जो भी ताकत है, उसको पार्टी के पक्ष में हम लगाएं। अगर आप नजदीक से देखें जो चुनाव हुआ है, परसेंटेज ऑफ वोट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग बराबर पे हैं। और जब लालच दिया गया फ्री राशन का, 2-2 हजार रुपए बूथ उनमें जा रहे हैं, उनके अकाउंट्स में जा रहे हैं, तो उसके बाद भी इतना कम मार्जिन रहना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं संगठन पे ज्यादा जोर दूंगा और वो सब चीज का इलाज है राजनीति में। संगठन अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने अनुभव लंबा किया है, राजनीति लंबी है, क्या कमियां आपको लगती है जिसको यूज करना होगा, ग्रास रूट पर मजबूत करना होगा? देखिए, कांग्रेस वो पार्टी जिसने आजादी दिलाई, ये यहाँ तक सही था। लोग क्योंकि कांग्रेस के नाम से जीतते थे तो कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, और समय समय कांग्रेस की विचारधारा को लोग भूलने लगे, और साथ ही जो राष्ट्र के लिए आवश्यकता वो चीजें गौण होते चले गई। आज एक आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है और करता उसका उल्टा है, नेगेटिव। आप महंगाई कम करेंगे कहा था, अब देखिए इलेक्शन के जस्ट बाद पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के बढ़ गए, गैस के बढ़ गए, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। अब पब्लिक को ये समझना होगा कि चुनाव से पहले जो झुनझुने मिलते हैं उससे उनका 5 साल का कितना बड़ा नुकसान है। इस चीज को हम लोगों के दिमाग में हम डालेंगे, और हम कोशिश ये करेंगे कि इनका जो कमियां हैं, भ्रष्टाचार है या जो इनकी कमियां हैं, उनको हम पब्लिक के बीच में रखें। साथ में देश के सौहार्द को बनाने का काम करें। ये पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे को नीति निर्धारकों ने सिखाया, जो हमारे टीचर्स ने सिखाया, बचपन में जो आपको याद होगी स्कूल जाते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई, ऐसे गाने हम लोग गाते थे, नाटक करते थे, उसमें भी कोशिश होती थी कि दिल में एक बीज रोपित हो कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब मिलकर हिंदुस्तान को बनाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्या 30 करोड़ मुसलमानों को यहाँ से निकाला जा सकता है? जब ये संभव नहीं है तो आप ऐसे भेद क्यों पैदा करें जिसमें समाज में खराबी आए? तो हमारा काम है सबकी जो एकता है, दोस्ती है, उनको हम बरकरार रखें, और सब लोग मिलकर हिंदू राष्ट्र को नहीं, भारत राष्ट्र की बात करें। हम भारतीय राष्ट्र को कैसे मजबूत करें, अपने हिंदुस्तान को कैसे मजबूत करें, उस ओर को ध्यान देने की जरूरत है। ये थे नवनियुक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज। युवा हैं, युवा जोश के साथ दोबारा से कांग्रेस को मजबूती के साथ खड़ा करने का इनके ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, और साफ है कि आने वाले चुनावी मौसम से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कांधों पर आई है, तो उसको कैसे ग्रास रूट पर मजबूत करना होगा, इसका पूरा प्लान लेकर कांग्रेस की जिम्मेदारी करण महाराज संभालने जा रहे हैं। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। इधर उत्तराखंड कांग्रेस ने सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य सचिवालय के बाहर निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुंदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग की। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने जमकर सरकार पर हमला बोला। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुंदियाल का कहना है कि सहकारिता विभाग में तमाम घोटाले उजागर हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने दोबारा से उन्हीं मंत्रियों को विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब भर्ती घोटाले में केवल जांच चल रही है, जबकि कई बेरोजगारों के हाथों से भ्रष्टाचार के चलते नौकरी का संकट है, जिसके खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। सहकारिता विभाग में हर कदम पर भ्रष्टाचार और हर कदम पर घोटाले, और उससे बड़ी बात कि लोगों की जिंदगियों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ बेरोजगार उम्मीद में बैठा है कि हमें नौकरी मिलेंगी, और दूसरी तरफ मंत्री जी के इशारों पर नौकरियों में तमाम भ्रष्टाचार के चलते लोगों को ठगा जा रहा है। तो ये हम होने नहीं देंगे। हम विपक्ष में हैं, हार गए हैं जरूर है, लेकिन इस प्रदेश की 39% जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। नौकरी चाहे वो सरकारी हो, सहकारी हो, किसी क्षेत्र में हो, यदि उसके देने में रुपया लिया जाएगा, भ्रष्टाचार होगा, लेन देन होगा, तो फिर राज्य बचेगा कहाँ से? ये राज्य बचाने की लड़ाई है, और सहकारी क्षेत्र के जिस मामले को इन्होंने उठाया है उसकी या तो विधानसभा की कमेटी जांच करे जेपीसी की तर्ज पर, या जो है न्यायिक कमेटी बने, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कहा जाए कि एक कमेटी गठित करवा दीजिए, न्यायिक कमेटी, वो जांच करे। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।